हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियोस में जो पार्ट 3 ग्रेविटेशन के नाम से मैंने क्लास 9th के लिए बनाई हुई है आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपसे फ्री फॉल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके अगर आप ड्रॉप करते हो कुछ हाइट से, तो वो अंडर ग्रेविटी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, वो उस तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अब उससे आगे यहाँ पे इससे पहले का जो पेज नंबर था एनसीईआरटी का, वो पेज 135 था। तो ये पेज नंबर है 136। अगर आपके पास बुक है तो वहां पे आप निकाल के देख सकते हो। अदरवाइज मैंने पहले ही बोला है कि आपको जब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो पूरी बुक आपके सामने खोल के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए किसी भी तरह की बुक की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। चलिए आगे स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको देखते हैं कि फ्री फॉल के बाद हमें क्या टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करना है। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सलेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल, और ये इक्वेशन 10.9 में हमने देखा था कि ये जो फ्री फॉल का केस था, इसमें अंडर ग्रेविटी बॉडी नीचे की तरफ फ्रीली फॉल हो रही है। दिस एक्सलेशन experienced by an object is independent of its mass। उसके मास से, मास जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये जो एक्सेलरेशन है उसके मास से इंडिपेंडेंट होती है, ये बताया जा रहा है आपको। और ये चीज कभी कभी क्या होता है, कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है क्या, कि भाई आपका जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, वो मतलब मास से डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स, हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, शुड फॉल एट द सेम रेट। सब सेम रेट से नीचे की तरफ गिरेगा। मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, कि एक स्टोन को अगर आप कुछ हाइट से गिरा रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, और यहीं से एक पेपर को आप ड्रॉप कर रहे हो, तो दोनों ही सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी, सेम हाइट से वो ड्रॉप होगी, और एक टाइम में वो नीचे की तरफ पहुंचेगी। उसके पीछे अगर आपको कंडीशंस देखनी हो, अगर एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये कंडीशन अप्लीकेबल है। और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स आप एक वैक्यूम में कर लो इस एक्सपेरिमेंट को, तो आपको पता लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इन इटली टू प्रूव द सेम। देखिए, गैलीलियो ने इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट को इस हाइट से ड्रॉप किया है, जो पिज़ा का टावर है, नॉट ए पिज़्ज़ा। पिज़ा का टावर है, इटली में बड़ा फेमस टावर है, आपको पता होगा। तो एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, जो कि न्यूटन्स ने निकाला था ये इक्वेशन को, ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम्स वैलिड विद एक्सलेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी। सिर्फ ए को आप क्या करो, ए की जगह जहां भी है वहां पे आप जी को प्लेस कर दो। जैसे ये आपके पास फॉर्मूला है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से आप जहां जहां भी a है, जैसे इस जगह पे a था, आपके इस जगह पे a था, तो वहां पे आप g को प्लेस कर दो। s इक्वल टू, ये v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है, तो v स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, है ना। a की जगह पे आप g ले लो, और s जो है, s डिस्टेंस ही है, बहुत जगह पे बुक में इसके s की जगह पे h का भी इस्तेमाल करते हैं, तो चाहो तो आप h का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लीकेबल है, ये तीनों ही फॉर्मूला, सिर्फ आपको a की जगह पे g को अप्लाई करना है। ध्यान रहे, ये कब आप अप्लाई करोगे, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से नीचे की तरफ गिरा रहे हो, ठीक है, तब ऐसे केस में जी पॉजिटिव लेते हो, ध्यान देना है इस बात को। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो उसके लिए जी को आपको निगेटिव लेना होता है।
ये आप अपने न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना। वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप ये जो g है, ये सब g की वैल्यू जो है, अगर नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ध्यान देना है, g को आप क्या करोगे, g को निगेटिव ले लोगे, और जब तक ये ऊपर से नीचे के केस में होगा तब आप निगेटिव लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। देखिए यहाँ पे वेयर u एंड v, ये क्या है, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हैं। u आपका इनिशियल वेलोसिटीज होता है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टडी किया हुआ है। v आपकी फाइनल वेलोसिटीज होती है। और साथ ही साथ s जो है, s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम t, t टाइम में जो डिस्टेंस कवर की गई है उसका डिस्टेंस कवर जो भी होती है t टाइम में, वो s है। इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस, जो तीन इक्वेशन हमने ऊपर में देखा, वी विल टेक एक्सेलरेशन a to be positive when it is in the direction of the velocity, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अगर उसी डायरेक्शन में होता है तो आप a को पॉजिटिव ले लो। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द एक्सेलरेशन a विल बी टेकन एज निगेटिव, मैंने बोला था, इसकी बात की थी। एक्सेलरेशन a अगर निगेटिव होती है कब, व्हेन इट अपोजेस द मोशन, जब ये अपोज करता है मोशन का। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल मार्केबल बात है, मैंने पहले ही इस चीज को बता दिया आपको। आइए एक एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 10.2 है, उसको देखते हैं कि क्या ये कह रहा है। देखिए 10.2 में कह रहा है कि अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। लेट g equal to 10 meter per second square for simplifying the calculations. Number one, what is its speed on striking the ground? किस स्पीड से कार ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब आप लोग मान लो कि यहाँ से ये एक कुछ हाइट से ये कार आपकी यहाँ पे है और यहाँ से ये कार जो है गिर रही होगी ऐसी, ठीक है, और यहाँ से गिर रही होगी तो ये u इक्वल टू 0 लोगे आप। द कार फॉल्स ऑफ एंड g दी हुई है आपकी 10 की, ये है ना g की वैल्यू, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम ले रहा है कितना, 0.5 सेकेंड का। तो इसका मतलब है आपके पास एक तरह से क्या क्या चीजें आपके पास गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी आप u क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, u गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड आपका मान लो कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को स्ट्राइक करने का मतलब v आपको चाहिए होगा ना। तो v इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास तो पता है आपको, पहले केस के लिए v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। अब चूंकि ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप जो ये a लोगे, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में गिर रहा है, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और इसी डायरेक्शन में ये आपका एक्सेलरेशन भी हो रहा है, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पे a को मतलब g को आप यहाँ पे पॉजिटिव लोगे। क्लियर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या क्या ले रहे हो, कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इंस्टेंटली उस चीज को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपके लिए सवाल सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करते हैं। देखिए क्या अप्लाई किया है इन्होंने और कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। टाइम जो है 0.5 सेकेंड मतलब हाफ सेकेंड कर दिया, u 0 है, सब कुछ ले लिया, g की वैल्यू ले ली, एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बोला जा रहा है सेम। तो v इक्वल टू u प्लस एटी फॉर्मूला होता है, u 0 था, है ना, फॉर्मूला वही है बेटा, आप ध्यान से देखोगे v इक्वल टू u प्लस एटी फॉर्मूला वही है, और अगर u को आप 0 कर देते हो तो v इक्वल टू एटी ही होगा ना। तो v इक्वल टू एटी, यही फॉर्मूला आपको अभी भी वही, इसी को आप अप्लाई कर रहे हो, कोई नया फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। तो u a कितना है, तो a की जगह पे 10 का यूज किया, और t जो है 0.5 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये कार यहाँ से धड़ाम से स्ट्राइक करती हुई और टूटी फूटी स्थिति में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो आप, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो देखते हैं, इसकी एवरेज स्पीड मतलब आपको अब सॉल्व फिर से क्या करना पड़ेगा, और दूसरे पार्ट में आपकी जो एवरेज स्पीड है उसके बारे में आपको बतानी होगी।
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे u प्लस वी बाई टू, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने जाना है। u आपका कितना है, आपने देखा अभी u 0 था, v आपने 5 निकाला था 5 मीटर पर सेकेंड, तो 0 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड है ना, 0 प्लस 5 अपॉन 2 कर लोगे तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखो आप इसके क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, तो तीसरे पार्ट को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब अब आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो वैसा फॉर्मूला जिसमें एस हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों में से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए ये दोनों ही रिजल्ट देगा, दोनों ही फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यू टी आपने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यू 0 हो रहा है आपका, इसलिए यहाँ पे आपने सीधा हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई किया है। तो देखिए हाफ ए की जगह पे 10 और टी 0.5 है, आपको सॉल्व करके 1.25 मीटर इतनी हाइट से इसके मतलब आपकी जो कार है वो गिरी होगी। ठीक है। इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, किस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा था, तो 5 मीटर पर सेकेंड से। एवरेज स्पीड क्या थी, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 किया आपने, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। और हाइट कितने से, वो कार कितनी हाइट से गिर रही है, तो 1.25 मीटर से कार जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। इसी तरह से एक और सवाल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है 10.3 का। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं 10.3 में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट is shown, this one is thrown, sorry, an object is thrown vertically upward, अब ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, rises to a height of 10 मीटर, कैलकुलेट। देखिए ये ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पे दो गई, ये जीरो हो नहीं सकता, ये चीज को ध्यान में रखना आप, ये जीरो नहीं हो सकता। तो और हाइट कितनी जा रही है, 10 मीटर की, तो यहाँ पे अगर ये आपकी ऑब्जेक्ट पहुंच गई और ये हाइट आपकी h इक्वल टू 10 मीटर है, ध्यान रखेंगे 10 मीटर है, तो द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, किस वेलोसिटी से फेंका गया, जहां पे भी जो भी मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इस टाइम, इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम क्या लगा, ये भी पूछा जा रहा है। तो देखिए अब सिर्फ यहाँ पे ऊपर चूंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इसलिए जी क्या लोगे, वो माइनस में लोगे। इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाइट दी हुई है, ठीक है, वी आपको पता है, जी पता है, ये चीज आपको पता है, तो अब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर तीन चीज है तो चौथा चीज आपको फॉर्मूले से मिलता हुआ आराम से पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए डिस्टेंस जैसा मैंने बताया 10 मीटर का आपके पास है, v मैंने बताया इतना है, g की वैल्यू कुछ नहीं दे रहा है, इसका मतलब 9.8 लो आप, और वो माइनस में लेना है क्योंकि अपवर्ड मोशन है, मैंने बता दिया आपको। फॉर्मूला आप अप्लाई करो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का, जिससे कि v 0 है, u आपको चाहिए होगा, तो जब आप सॉल्व करते हो तो u की वैल्यू 196 अंडर रूट 196 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 14 का स्क्वायर होता है ना बेटा, तो 14 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है। दूसरा सवाल यहाँ पे आप देखो, टाइम चाहिए होगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है ना, उसके अलावा कोई दूसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये जैसे ही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे तो देखो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए u v 0 है, u 14 निकल चुका है, और माइनस 9.8 इंटू टी, यहां से टी की वैल्यू 1.43 आ रही है आपकी। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 14 है, जिस वेलोसिटी से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, और मैक्सिमम हाइट तक इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1.43 सेकेंड का इसको टाइम लग रहा है। तो सब कुछ तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे से, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है।
अब तो आप इसको रिप्लाई कर सकते हो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कुछ सर्टेन हाइट से अंडर ग्रेविटी जब गिराई जाती है तो उसको आप फ्री फॉल बोलते हो, राइट? Whenever any object is dropped from a certain height with initial velocity u equal to 0 under the gravity, then it is called the free fall. What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity का क्या मतलब है? Acceleration due to gravity कहने का मतलब small g ही तो होता है ना, जिसकी वैल्यू आप क्या लेते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो any object which is dropped or any object which is projected एट किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे उसको ड्रॉप किया जाए चाहे प्रोजेक्ट किया जाए, हर बॉडी पे अर्थ के सरफेस पे, है ना, ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू लगती है ग्रेविटी की वो कितनी लगती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लगती है. ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के केस में होता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की होती है, चाहे वो एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड. कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे आप ऊपर प्रोजेक्ट करो चाहे नीचे प्रोजेक्ट करो, उस पे हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा उसकी वैल्यू 9.8 रहेगी. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये हो सकता है कि नीचे आ रही हो तो पॉजिटिव और ऊपर जा रही हो तो निगेटिव. तो सवाल आपका क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? दिस इज द एक्सेलरेशन अंडर विच इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. व्हेन यू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप वो अर्थ का सरफेस पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो है, जो ग्रेविटी फील करता है ना, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, ये ऊपर से कुछ हाइट से फील करता है गिरता हुआ, जिस एक्सेलरेशन से, उसको क्या बोलते हो आप? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अपने प्रीवियस पोर्शन में हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, एक्सेलरेशन due to gravity is the acceleration gained by an object due to gravitational force. और इसकी यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है. ठीक है, और वैल्यू तो आपको वो भी आपने देख रखा है, 9.8 इसकी वैल्यू होती है ना. और वैल्यू जो इसकी होती है ना, वो हमेशा मेजर की जाती है सरफेस ऑफ द अर्थ एट सी लेवल. किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो सी लेवल से देखी जाती है. तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो है सी लेवल से देखी जाती है. तो 9.8 इसकी जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ वो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है. तो सेंटीमीटर में अगर देखा जाए, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो वो 980 हो जाती है. सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू 980 हो जाती है. ठीक है, तो ये है. अब आइए, अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग सब साथ में मिलके मास के बारे में. तो इसमें क्या बताया जा रहा है ये देखेंगे. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. इनर्शिया को बोला गया है जो सेक्शन 9.3 में है. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया. मतलब अगर कोई बॉडी जो है, तो जो छोटा सा स्टोन है, तो इसकी इनर्शिया कम होगी. और कोई स्टोन ऐसा है कि बहुत बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है सरफेस पे, तो इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, क्योंकि इसको हिलाना, छोटे वाले स्टोन को हिला पाना आसान है और बड़े वाले को थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा. तो इट रिमेन्स द सेम whether the object is on the earth, the moon, or even the outer space. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. मैंने अपने पहले भी इस चीज को रिपीट किया था कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो फिक्स रहता है हर जगह पे. चाहे आप उसको स्पेस पे ले जाओ, चाहे अर्थ पे ले लो, चाहे मून पे ले लो, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं आता है. हाँ, वेट जो होती है, जो 10.4 में आप देख रहे हो, वेट में वेरिएशन आएगा, क्योंकि वेट क्या होता है? W इक्वल टू mg. तो मास आपका कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको, g की वैल्यू जो है वो अर्थ के सरफेस पे भी, जैसे पोल पे और इक्वेटर पे, ये दोनों ही वहां पे हर जगह पे वेरी होती है ना. तो यहाँ पे भी वो क्या होगा, आपको वेरी होता हुआ दिखेगा. तो इसके कारण वेट में चेंजेस आता है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होती है.
We know that the earth attracts every object with a certain force, and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity, small g. The weight of the object is the force with which it is attracted towards the earth. वेट क्या होता है, तो इसको डिफाइन यहाँ पे वेट के बारे में अगर आपको डिफिनेशन पूछा जाए तो आप ये लिखोगे, देखो यहाँ पे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. ये डिफाइन कर सकते हो आप वेट को. और F इक्वल टू जैसे आप ma होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे F इक्वल टू mg भी लिखोगे आप. A की जगह पे क्या इस्तेमाल किया, G का. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब ये भी है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, इसको W से लिख सकते हो, और जो W इक्वल टू mg मैंने ऊपर ही लिख दिया था, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास आ जाता है. एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, द SI यूनिट ऑफ द वेट इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स. जितनी यूनिट SI यूनिट वेट की होती है ना, उतनी सेम यूनिट क्या होती है, फोर्स की होती है. क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन लेते हो, तो वेट की भी यूनिट यहाँ पे क्या होगी, न्यूटन ही होगी, है ना. तो दोनों की यूनिट यहाँ पे इसलिए आपको सेम देखने को मिलती है. ठीक है. और एक चीज और है, देखिए यहाँ पे न्यूटन तो फोर्स दिख रहा है आपको. उसके बाद क्या देखो आप, द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. वेट है लेकिन दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल सही बात, वेक्टर क्वांटिटी होती है. आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आप बोल दो इसको कि वेक्टर क्वांटिटी होती है. We have learned that the value of small g is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass, जिसको m से आप रिप्रेजेंट करते हो, of the object. तो उसको आप लिखोगे कैसे, W is directly proportional to m. It is due to this reason that the given place we can use the weight of an object as a measure of its mass. The mass of an object remains the same everywhere, that is on the earth and on any planet, whereas its weight depends on the location. वेट इसके लोकेशन पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन मास कहीं पे भी ले लो, किसी भी प्लेनेट पे ले लो, वो सेम रहेगा. अब मैं देख रहा हूं 10.4.1 में, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, है ना. मून पे आपका वेट क्या होगा उसको देखने की बात करते हैं. तो वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स से, वही ना. तो यहां पे देखते हैं, देखिए, अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात. उसी तरह से हर प्लेनेट के साथ होता है, चाहे वो मून हो, चाहे वो सैटर्न हो. तो सब प्लेनेट जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उसका क्या होता है, वेट होता है. तो इन द सेम वे, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट. द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. तो मास अगर कम है तो वैसे हाल में इसी कारण से क्या होता है, मून जो है थोड़ा कम फोर्स ऑफ, मतलब वेट जो है मून पे किसी ऑब्जेक्ट की उससे कम होती है कंपेयर टू द अर्थ. अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट की वेट ज्यादा होती है और उसी ऑब्जेक्ट की वेट जो है मून पे थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, क्योंकि उसका वेट, उसका मास जो होता है मून का क्या है, कम है. ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेशर फोर्स of attraction on the objects. Let the mass of an object, m मान लिया मास है ऑब्जेक्ट का. Let its weight on the moon, wm मान लिया कि वेट मून पे इसका, m मास के ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना है, wm है. Let the mass of moon
भी एम से रिप्रेजेंट कर दिया मून का मास, और रेडियस को rm से लिख दिया। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एम जी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे W इक्वल टू जी एम और इतना, क्योंकि ये किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था उसके इक्वल है। तो अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे लगता हुआ आपको दिखेगा, राइट। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वही ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे क्या है, W ही है, कुछ अलग होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो द मास ऑफ द अर्थ कितना है, आप m ले रहे हो, रेडियस क्या ले रहे हो, r ले रहे हो। तो इसके बाद आपको एक टेबल दिखाया हुआ है, ये देखिए, देख पा रहे हो आप टेबल। अर्थ के लिए मास उसकी दी हुई है 5.98 इंटू 10^24 kg। हालांकि पेपर में ये वैल्यू दी जाती है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10^6, बहुत बार थॉरोली यूज करते हैं 6 इंटू 10^6, आप भी इसको यूज कर सकते हो। मून जो है उसका मास 7.36 इंटू 10^22 kg। देखिए मास मून की, ठीक है, मास मून की जो है कम है, यहाँ देखो 24 है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप शुरू के डिजिट को देखना, यहाँ पे 5 और यहाँ 7 है, ठीक है। ये इस पे पावर 24 है, इस पे पावर कितना है 22 है। और इसका रेडियस भी जो है देखो बहुत ही कम है, 1.74 10^6 का है। तो वेट जो मून के लिए होगा GMM बाय वेट ऑफ अर्थ, पहले आप यहाँ पे वेट ऑफ अर्थ के लिए देखो, मून के लिए तो हमने निकाल ही लिया था वहां पे। तो यहाँ पे वेट ऑफ मून की वैल्यू आप रख लो, सबकी वैल्यू। तो G मास ऑफ मून ये है 7.36 10^22 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो मून पे रखी हुई है। उसी तरह से ये हो गया रेडियस, और इसका स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है ना, G कैपिटल M मास ऑफ मून आपने लिया इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट M अपॉन रेडियस ऑफ मून, और इसका स्क्वायर कर दिया आपने। तो सेम चीज आपने यहाँ पे किया, तो इसकी वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह की आ रही है। उसी तरह से अगर आप वेट ऑफ अर्थ निकाला तो आपने इसकी वैल्यू आ गई 1.474 इंटू 10^11, है ना। G और M, इसको G में रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे, G की वैल्यू नहीं रख रहे, और M की वैल्यू को भी हम कुछ नहीं कर रहे। G और M सेम हमने रहने दिया, दोनों में ही देखो, इसमें और उसमें हमने दोनों में G और M को रहने दिया, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे बाद में अगर डिवाइड किया जाए तो। और देखो मैं किस तरह से रीड कर रहा हूँ वो भी समझना। मैं रीड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2.431, तो ऐसा नहीं, आप इस तरह से यूज नहीं करोगे 2.431, ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हर एक डिजिट की जो है वो सेपरेट काउंटिंग होती है, सेपरेट रीड किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी से ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आगे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखो आप यहाँ पे आप जो वैल्यू निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ डिवाइड किया, आपको वैल्यू कितनी आई, अप्रॉक्स 1/6। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट जितना भी मास का है, मान लो कि आपका अर्थ पे ये 36 kg का है कोई ऑब्जेक्ट, तो मून पे वो कितने का होगा, तो 36 इंटू 1/6 कर लो, है ना, मतलब वो 6 kg का होगा। ये बात क्लियर है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आपको मिल रहा है 1/6 का। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा, 1/6 होगा। इट्स वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितना वेट है उसका 1/6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वेट के बारे में समझ सकते हो, और हमने मास और वेट दोनों को कंपेयर करके, इवन अर्थ पे और मून पे दोनों ही जगह पे हमने इसको कंपेयर करके देखा, और उसकी वैल्यू को हमने निकाला भी। तो अगले पार्ट में हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे, जो भी चीजें होंगी उसको हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ तक आप नोटबुक अपने तैयार रखेंगे।